वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं राजस्थान जियोग्राफी को लेकर और राजस्थान जियोग्राफी के अंदर हम हर एक प्रदेश को सीक्वेंस वाइज देखते हुए जा रहे हैं और समझते हुए जा रहे हैं ताकि राजस्थान जियोग्राफी को काफ़ी आसान बना दिया जाए। सबसे पहले हमने मरुस्थलीय भाग जो है राजस्थान का उसको देखा, फिर अर्धशुष्क मरुस्थल की बात हमने की, फिर अरावली पर्वतमाला की बात की और हमने पिछली क्लास में राजस्थान के मैदानी भाग को लेकर बात की। लेकिन इसकी विशेषताएं काफ़ी ज़्यादा होने के कारण हम इसको एक क्लास में नहीं रख पाए। हमने पिछली क्लास लगभग आधे घंटे के लिए और आधे घंटे की क्लास में काफ़ी अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया और बताया आपको कि ये जो मैदानी भाग है इसकी विशेषताएं कैसी है, किस प्रकार यहाँ पे बारिश होती है, किस प्रकार यहाँ पे हमको मिट्टियाँ मिलती है और किस प्रकार यहाँ पे जो नदियाँ हैं उसका ढलान क्षेत्र किस प्रकार बनता है। हमने भारत के संदर्भ में भी बात की कि जो भारत है उससे हिमालय से निकलने वाली जो यमुना गंगा नदियाँ हैं वो नदियों का जो ढलान है, जिस तरफ वो बहती है, राजस्थान की सारी नदियों की ढलान भी उसी तरफ आगे चलकर हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदान का जो ढलान है वो ढलान किस तरफ होगा, तो ध्यान रखना जिस तरफ ढलान नदियों का होगा उसी तरफ राजस्थान के जो भाग है उनका ढलान होगा। तो जहाँ पे भी आपको जो नदी मिले कि हाँ ये नदी का ढलान इस तरफ हो रहा है तो आप समझ जाना है कि राजस्थान के उस भाग का ढलान भी उसी तरफ होगा। जैसे अजमेर से निकलने वाली लूनी नदी जो है उसका ढलान किस तरफ होगा, तो जो लूनी नदी की दिशा है उसी तरफ उसका ढलान होगा। उसी प्रकार राजस्थान के अंदर जो मैदानी भाग की नदियां हैं वो किस तरफ बहती है। बाणगंगा नदी आप देखो पूर्व की ओर बहती है, बनास नदी आप देखो उत्तर पूर्व की ओर बहती है, माही नदी जो है वो उत्तर की ओर बहती है, वापस किस तरफ मुड़ जाती है, दक्षिण की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिणी राजस्थान का जो ढलान है वो किस तरफ होगा, दक्षिण की तरफ होगा। लेकिन इस पूर्वी मैदानी भाग का ढलान किस तरफ होगा, तो चंबल नदी को आप देखो और इन नदियों को आप देखो तो इनका ढलान इस तरफ होगा। अगर किसी क्षेत्र की बात की जाए और किसी क्षेत्र को लेकर नदियां पूछ ली जाए तो फिर काफी डिटेल में हमको पढ़ना पड़ता है। ध्यान रखना कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि मोरेल नदी का ढाल किस तरफ है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि फिर ये एक क्षेत्रीय इलाका आ जाता है। तो हमको या तो बनास नदी, बाणगंगा नदी या फिर चंबल नदी को लेकर पूछा जा सकता है इनका ढलान किस तरफ है, या फिर पूरे मैदानी भाग को लेकर पूछा जा सकता है कि इनका ढलान किस तरफ है। तो हमने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया और समझा। आज की हमारी क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट है जो हमको गाइड में मिले और जो हमसे छूट गए थे उनको लेकर हम बात करेंगे। उसके अलावा जो ये बनास नदी है, इसी बनास नदी पे हमको तीन अ, मैदान मिलते हैं। यहाँ पे एक तो मालपुरा का हमको मैदान मिलता है, एक माल खेराड़ का हमको मैदान मिलता है, तो एक पीट बांध का हमको मैदान मिलता है। राजसमंद से लगा के जो भीलवाड़ा है, तो भीलवाड़ा में जहाजपुर तक का जो स्थान हमको मिलता है, जब भी आप बनास नदी बनाओगे तो जहाँ भीलवाड़ा जिला है वहाँ पे एक निशान बनाना और निशान के ऊपर लिखना जहाजपुर। तो राजसमंद से लगाकर जहाजपुर तक का जो इलाका आपको मिलेगा, ये चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, यहाँ भीलवाड़ा हो जाएगा, तो ये जो क्षेत्र आपको मिलेगा इस क्षेत्र को कहते हैं पीठमान का मैदान। कारण है कि ये अरावली के समांतर है, मतलब अरावली की जड़ों में स्थित है और यहाँ पे ऊंचाई इनकी इसकी ज्यादा मिलती है, तो इसको पीठमान का मैदान हम कह देते हैं। जो मिट्टियाँ मिलेगी तो लगभग जो अरावली में जो मिट्टियाँ है वही हमको यहाँ पे मिलती है, लेकिन अरावली के द्वारा लाई गई वनस्पति के कारण यहाँ पे जो मिट्टी मिश्रण हो जाता है और मिश्रण के कारण यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, तो हमको यहाँ पे भूरी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, इस तरह की यहाँ पे मिट्टी हमको देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो काफी सारी नदियों का पानी यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है और उसका बहाव क्षेत्र बड़ा होने लगता है। तो हम कहते हैं कि जो मालपुरा का जो मैदान है वो मैदान हमको कहाँ पे, तो टोंक तक का स्थान, भीलवाड़ा से लगाकर टोंक तक का स्थान जो हमको मिलता है, बनास नदी का क्षेत्र है, बेसिन है, तो उस क्षेत्र को हम मालपुरा का, माल खेराड़ का मैदान कहते हैं। ध्यान रखना माल खेराड़ का, ठीक है, माल खेराड़ का। माल खेराड़ का, और इसको मेवाड़ भी कहा जाता है, मेवाड़ का मैदान। और फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इस मैदान को हम कह सकते हैं कि ये मैदान कौन सा होगा, तो मालपुरा का मैदान होगा। मालपुरा करौली में स्पेशल है। तीन मैदान मिलते हैं, कोई रखने की आवश्यकता नहीं है। पीटमान याद रखना है, माल खराड़ याद रखना है और मालपुरा याद रखना है। इसी नदी पे ये तीनों मैदान आपको बने हुए मिलेंगे। कुछ स्थान है जिसको कह दिया जाता है कि हाँ ये हिस्सा इसमें आता है, ये हिस्सा इसमें आता है, ठीक है, तो इतना कोई खास नहीं है। लेकिन ये तीनों मैदान की माल खरड़ कहाँ पे स्थित है, तो हमने देख लिया कि किस जगह पे कहाँ से।
राजसमंद से भीलवाड़ा तक, जहाजपुर तक, जहाजपुर के बाद टोंक तक, और टोंक के बाद ये नदी जहाँ पे मिलती है तो ये फिर आगे स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे करौली, धौलपुर। तो इस क्षेत्र में कुछ हिस्सा सवाई माधोपुर का, कुछ हिस्सा धौलपुर का, और लगभग काफी सारा हिस्सा करौली का मालपुरा का मैदान कहलाता है। कुछ विशेषताएं हैं, हमको लेकर बात करते हैं। अब हर एक पॉइंट को फटाफट देखते हैं, गाइड को, और देखते हैं कि कोई छूट तो नहीं गया है। बाकी सारी बात हमने कर ली मैदान को लेकर। यह मैदान अरावली के पूर्व में स्थित है। हम दिशाओं को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो मैदान है अरावली के किस तरफ पूर्व दिशा में स्थित है, और राजस्थान के भी ये पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान की पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा, माही एवं उनकी सहायक नदी द्वारा निर्मित है। ठीक है, 4 नदियों के द्वारा यह मैदान निर्मित है, बाणगंगा नदी और बनास नदी, माही नदी और ये चंबल नदी। ठीक है, ये है माही जो नदी है, इसको लेकर बात कर ले अगर, तो माही नदी जो है देखना, बागड़ी भाषा बोली जाती है इस क्षेत्र के अंदर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आपको पता है। दूसरा, यहाँ पे जो स्थान है, ये नदी आती है वापस चली जाती है, और राजस्थान के यहाँ पे भी आपको पता है एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, जो राजस्थान के कहाँ से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, डूंगरपुर से होकर गुजरती है, चिखली गांव से गुजरती है ना। तो बांसवाड़ा चिखली गांव या डूंगरपुर चिखली गांव, कमेंट में इसका आंसर देना। चिखली गांव से जो गुजरती है मंदिर की घंटी बजाते हुए, तो उसी के रास्ते में ये नदी वापस पड़ती है। वो तो काल्पनिक रेखा है, लेकिन ये नदी वापस पड़ती है। तो ये नदी उसी रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। उल्टा वी आकार का भी ये बनाती है। ठीक है, उल्टा यू भी ये नदी बनाती है। माही नदी को 2 बार भी काटती है। यह नदी बागड़ी भाषा है, आदिवासियों का क्षेत्र है, ज़्यादा जनजाति भीलों की मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये 56 नदी नालों से बना या 56 गांवों से बना एक समूह है। इसको कहा जाता है 56 का मैदान। ये सबसे इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है। 56 गांव, 56 नदी नालों का समूह, ये सारी चीज़ें आपको जहाँ मिलेगी वो इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। ये अगला पॉइंट है हमारा, मिट्टी जलोढ़, दोमट, कांप, कचारी सर्वाधिक मिलती है। ठीक है, मिट्टी की बात पिछली क्लास में हमने कर ली। जलवायु जो मिलती है वो हमको आर्द्र मिलती है। देखो, जो अरावली क्षेत्र है, तो यहाँ पे इन हिस्सों में अरावली में हमको क्या मिलेगी, काफी ज्यादा बारिश मिलेगी, जैसे कि माउंट आबू, सिरोही। लेकिन जैसे ही हम अरावली में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो ऊंचाई कम होती जाती है, और बारिश का जो पानी है वो भी काफ़ी मात्रा में कम होता जाता है। मतलब कि जो हवाओं की जो नमी है वो कम होती जाती है, तो हमको पूरी अरावली पे उतनी अच्छी बारिश देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अरावली से टकराने के बाद इस तरफ काफ़ी अच्छी बारिश होती है। तो हम कह सकते हैं कि उप आर्द्र नहीं है ये, बल्कि आर्द्र है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध होते हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर उपाद्र क्षेत्र अरावली, आर्द्र क्षेत्र मैदानी भाग, अति आर्द्र क्षेत्र कौन सा होगा, वो होगा झालावाड़, ये हाड़ौती का पठार। ठीक है, ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट को लेकर, फसल, गेहूं, सरसों जो 50 से 80 सेंटीमीटर तक की वर्षा हमको देखने को मिलती है। जो हमने पिछली क्लास में बात की थी, अरावली के अंदर हमको 90 सेंटीमीटर तक की एवरेज वर्षा मिलती है। देखना कैसे निकलता है, पूरी अरावली को मिलाया जाता है। तो अरावली के काफ़ी सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे 120-130 सेंटीमीटर तक की बारिश चली जाती है। तो एवरेज में हमको वहाँ पे 90 सेंटीमीटर निकालनी पड़ती है। इसलिए हम पूरी अरावली की बात करते हैं तो 190 सेंटीमीटर आता है। अगर हम आधी अरावली की बात करेंगे तो ये मैदानी भाग ज़्यादा बारिश करे, ज़्यादा बारिश मैदानी भाग में होगी, बल्कि अरावली में काफ़ी कम होगी, ये ध्यान रखना। तो 90 सेंटीमीटर की तो अरावली में देखने को मिलती है, लेकिन 80 सेंटीमीटर तक की बारिश कहाँ पे, मैदानी भागों में हमको देखने को मिलती है। उसके बाद है सामान्य जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, जिसकी हमने बात की। 200 से 500 मीटर की ऊंचाई हमने पिछली क्लास में काफी अच्छे से बात की। ये राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, हमने बात कर ली। ये राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक भाग है, सबसे उपजाऊ भौतिक भाग, इसलिए हम इसको खाद्यान्नों की राजधानी कहते हैं। पिछली क्लास में काफी अच्छे से हमने देखा। इस प्रदेश को राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, राज्य का हृदय स्थल, जो राज्य इतना अच्छा खाद्यान्न दे रहा है, जो राज्य इतनी अच्छी पैदावार दे रहा है, जो राज्य इतना
मीठा पानी और नदियों के द्वारा अवेलेबल करा रहा है, उस राज्य के अंदर सिर्फ एक हिस्सा है मैदानी भाग जो ये सारी चीजें हमको दे रहा है, तो हम उस किसको कहेंगे? हर इसी को तो कहेंगे। मरुस्थल के अंदर हमको खारा पानी मिलता है, अरावली के अंदर हमको पहाड़ियां मिलती है। हाड़ौती का जो क्षेत्र है काफी कम क्षेत्रफल रखता है, तो सबसे ज्यादा उपजाऊ उत्पादन जो भी है वो मैदानी भाग होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस प्रदेश को राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता है। चंबल बेसिन की बात करते हैं। चंबल नदी उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी भाग जो झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में स्थित है। देखो चंबल की बात करते हैं, यह है चंबल नदी। खुंजाली नदी, छोटी काली सीन, आहू नदी, काली सीन, परवन, पार्वती, कुल्लू, सीप, ये सारी जो नदियां हैं ये नदियां मिलती है चंबल में। कुराल, मेज, चाकण, बामनी, खुंजाली, ये नदियां भी जाके मिलती है किसमें? चंबल में। ठीक है, ये नदियां भी जाकर मिलती है कहाँ पे? चंबल के अंदर। चाहे चित्तौड़ में एंट्री मारती है तो गुंजाली यहाँ पे नदी मिलती है, दोनों का संगम होता है। अब ये क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं किसका? चंबल बेसिन। यहाँ पे इसकी विशेषताएं जो है वो देखना। चंबल बेसिन उत्कात स्थलाकृति है तो पूरे भारत में विख्यात है, मतलब ऐसी स्थलाकृति शायद ही कहीं और मिलती होगी, चंबल को है। अवनलिका या पर्दन मिलता है। ठीक है, पठार पे स्थित है, अपने साथ काफी तेज गति से मिट्टी बहा के लाती है। तो जो चट्टानें होती है काफी बड़ी बड़ी, उसके अंदर कहीं खोखली भूमि होती है, जैसे कि लावा बिछा हुआ है तो उन चट्टानों को काफी कठोर बना देता है। लेकिन ऐसे स्थान भी होते हैं जो अंदर से काफी खोखले होते हैं, तो क्या करता है, जब भी इस नदी का पानी उन स्थानों तक पहुंचता है, वहां से एकदम से वो उनको ढहा देती है। ढहाने के कारण बीहड़ों का निर्माण हो जाता है। एक नदी ऐसे बह रही है ऐसे, अब इधर मान लो कि खोखली भूमि है तो ये नदी इस तरह निर्माण कर देती, तो ये बीहड़ों का निर्माण हो जाता है। अब ऐसी जगह पे नदी बह रही है, काफी ज्यादा तेज बहाव है, काफी ज्यादा पानी है, तो नदी क्या करती है कि अब कहीं तरह अपनी धाराएं निकाल देती है, अवनलिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह काफी सारी नदियां, चंबल की छोटी मोटी नदी तो है नहीं, काफी सारी नदियां इसमें आके मिलती है। अगर बड़ी बड़ी नदी की हमने बात की तो काली सीन, छोटी काली सीन, आहू, परवन, ये नदियां मिलती है, लेकिन हजारों ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं जो इसमें आके मिलती है। ठीक है, इसीलिए तो चंबल नदी पे लगातार बांध बनाए गए। जो पहला बांध गांधी सागर बनाया गया, गांधी सागर बांध जो बनाया गया, कारण क्या है? ताकि राजस्थान में भेड़ों के इस हो रहे निर्माण को हम रोक सके। फिर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, कारण क्या है? राजस्थान के अंदर इस पानी को हम नियंत्रित कर सकें। कोटा बैराज बांध बनाया गया। ठीक है, तो ये जो बांध बनाए गए राजस्थान के अंदर क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए ताकि चंबल के अंदर जो पानी आ रहा है उसको नियंत्रित किया जा सके। हमको फायदा क्या हुआ? हमने यहाँ से बिजली उत्पादन की। ठीक है, तो हमने बिजनेस के रूप में भी देखा और इन भीड़ों को रोकने के लिए भी हमने देखा। बनास नदी बहते हुए जाती है, यहाँ पे मिलती है, काफी सारी नदियां इसमें मिलती रहती है। यहाँ से ये भीड़ों का निर्माण करना शुरू करती है नदी। यहाँ भी हो रहे, कोटा में हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है वो काफी भयानक होती है। इसीलिए हम करौली को, सवाई माधोपुर को राजा, करौली को रानी कहते हैं भीड़ों को लेकर। तो सबसे ज्यादा भीड़ अगर हमको देखने को मिलेंगे तो वो किस में मिलेंगे? सवाई माधोपुर में। लेकिन ध्यान रखना, परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो धौलपुर पहले नंबर पर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डांग जो है उत्कात स्थलाकृति। देखो डांग को रोकने 2006 या 5 या 6 में प्रोग्राम चलाया गया। उसके अंदर करौली, सवाई माधोपुर, जो भी चंबल नदी की सीमा पे आ रहे हैं, इनसे इधर सारे जिलों को, लगभग 8 जिलों को शामिल किया गया। 4 तो ये हो जाएंगे, फिर इसकी सीमा पे आने वाले जो जिले हैं, चारों जिले वो हो जाएंगे। इनको लेकर डांग प्रोग्राम चलाया गया इन भीड़ों की रोकथाम के लिए। ठीक है, करौली को डांग की रानी कहा जाता है।
चंबल बेसिन में ही करौली के पठार की अनियमित पहाड़ियां हैं। बीहड़, चंबल के प्रवाह के कारण मिट्टी में अत्यधिक कटाव, अवनलिका अपर्दन से गहरी घाटियां बन गई जो बीहड़ कहलाती है। असमतल गड्ढे होते हैं ये, असमतल गड्ढे, जो गड्ढे बड़े हो जाते हैं बीहड़, जो गड्ढे लंबे हो जाते हैं उनको अवनलिका कह देते हैं। बस सिंपल सी डेफिनेशन यही है। 56 का मैदान की हमने बात कर ली। तो ये था हमारा मैदानी भाग, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, काफी अच्छे से हमने समझा है कौन सी नदी कहाँ पे निकलती है। बाकी स्पेशल हर नदी की चर्चा जब नदियों में करेंगे तो यहाँ पे वो चीजें नहीं हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैदानी भाग को लेकर कैसी लगी हमारी क्लास, दोनों क्लासें देखना और फिर हमको बताना कमेंट करके आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।